अरविंद केजरीवाल तो हमेशा दावा करते थे कि हमारा प्रॉफिट मेकिंग बजट है, हम बहुत पैसा हम सरकार के पास है, इसलिए हम जो जन सेवा के कार्य हैं, योजनाएं हैं, हम उनको ला पा रहे। तो क्या वो झूठ बोलते थे या सच में उनका बजट जो था वो प्रॉफिट मेकिंग था? वो झूठ बोलते थे, क्योंकि उनके इस दौर में जीएसटी लागू हो रहा था जी। केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा, लगभग अगर मेरा आंकड़ा मुझे ठीक से स्मरण है, 38,000 करोड़ से ज्यादा जीएसटी कंपनसेशन के रूप में राज्य सरकार को दिया था। तो अब दावा करते रहते थे, अगर इतना पैसा था तो 1,000 रुपए की घोषणा, बजट भी कहा था 2,000 करोड़ रुपए देंगे मार्च 2024 में। एक साल बाद में सरकार में रहे, क्यों नहीं देकर गए? ठीक है, क्यों नहीं देकर गए? पूरा समय था, घोषणा करने के बाद स्कीम के रूल्स फ्रेम कर सकते थे, नहीं दिया क्योंकि उन्होंने सब खजाना खाली छोड़ा था। ये आज की डेट में कहानी शोभना जी, मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको बताया, तो ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ। एक यहाँ पे जो यंगस्टर्स बैठे हैं वो इस बात को जानते हैं। एक जैसे क्रिकेट खेलने के लिए बच्चे जाते हैं ना, तो जिसका बैट होता है वो कहता है अगर मैं बैट लेके चला जाऊंगा, उसे पता होता है। तो ये उसी तरह की हरकत है, उन्हें पता है ये खजाना खाली छोड़ के गए, इसलिए बार बार कहते हैं। मगर ईमानदारी से प्रशासन चलाया जाएगा, केंद्र सरकार का सहयोग लिया जाएगा, केंद्रीय स्कीम्स को लागू किया जाएगा, तो हर चीज इंप्लीमेंट है। हमने बजट को 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया। मुझे पता है 20% आपने इजाफा किया है हेल्थ बजट में, आपने बहुत इजाफा किया है। 4,000 करोड़ रुपए एजुकेशन में हमने 4,000 करोड़ किया है, और आपने झुग्गियों को 700 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट का प्रोविजन रखा है। मैं उस पर आऊंगी आपके साथ, लेकिन अभी हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर हमारे साथ बैठे हुए थे और वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। वो कहते हैं कि साहब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जो है हम उसको कंट्रोल करेंगे। तो क्या यहाँ पर इस मंच पर बैठकर आज आशीष सूद भी ये कहेंगे, क्योंकि ये आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी तो है, कोर्ट में बहुत सारे केसेस हैं, आप उनको देख रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और तो आप कैसे इन पर लगाम लगाएंगे? क्योंकि पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। आप उनको शो कॉज तो देती है आपकी सरकार, लेकिन जमीन पर सब वही ढाक के तीन पात। देखिए, हर साल पिछले 27 साल से ये कोई पहली बार पेरेंट्स की शिकायत नहीं हुई है कि फीस बढ़ रही है या मनमानी हो रही है। मेरे बच्चे जब दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते थे, मैं भी इससे त्रस्त था, हम भी आवाज उठाते थे, मगर किसी भी सरकार ने सार्थक पहल नहीं की। मैं बहुत जिम्मेदारी को आपको बताता हूं। दिल्ली स्कूल एक्ट 1973 है। 1973 में जब एक्ट बना, मुट्ठी भर दिल्ली थी। दिल्ली विश्वविद्यालय का रिजल्ट जो है ना, एक ब्लैक बोर्ड पे चिपक जाता था पूरे विश्वविद्यालय का रिजल्ट। इतनी छोटी दिल्ली थी। उस समय पर जो एक्ट बना वो आज कम पड़ता है, इसको सुधार करने की जरूरत है। पिछली सरकारों ने इसे अपनी आगाध राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए एक्सटॉर्शन का साधन बनाया, इसलिए जनता परेशान रही। 2020 का लीगेसी इशू है डीपीएस द्वारका का जी। 2020 का अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी। आप अगर चाहें, आप तो गूगल करें, पत्रकार हैं आप, 2000 चैनल्स की और अखबारों की कतरनें मिलेंगी जिस पर उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये तो हमारी सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई। पहली बार डीएम के नेतृत्व में हमने एक कमेटी बनाकर वहां भेजा, उसका सुधार किया। अब हमें धीरे धीरे इसके अंदर और कमियों का जानकारी मिल रही है। हम एक यूनियन टेरिटरी हैं जी। हमारी अन्य राज्यों की तरह हमारे पास उतने अख्तियार नहीं है, मगर हम समन्वय करके इसके अंदर वो फ्लैश एंड ब्लड, वो दांत डालना चाहते हैं। आगे बढ़ना चाहूंगी क्योंकि समय, आप अब बैठे हैं और आप दिल्ली के होम मिनिस्टर भी हैं, तो अब कानून व्यवस्था पर तो बात ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप भी देख रहे हैं कि क्राइम ग्राफ जो है वो बहुत बढ़ गया है और जवाबदेही अब आपकी भी बनेगी। हालांकि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र के उसमें आती है, लेकिन गृहमंत्री ने आप लोगों की बैठक बुलाई और साफ किया कि भाई दिल्ली सरकार भी करेगी। पहलगाम में जिस तरीके का अटैक हुआ है और देश की राजधानी दिल्ली हमेशा आतंकवादियों के निशाने पर रही है, उसको देखते हुए आप इस मंच से क्या बताएंगे, क्या तैयारी है आपकी? क्योंकि मैंने देखा कि 6 दिन हो गए, लेकिन मुझे कहीं भी कोई पुलिस डिप्लॉयमेंट या कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखी जिससे मैं सुरक्षित महसूस करूं कि यहाँ अब हम टारगेट नहीं होंगे। देखिए, आपने खुद ही कहा कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है
तो यूनियन टेरिटरी के नाते हम अपने गृह विभाग की लिमिटेशंस को जानते हैं। ठीक है। इसलिए डीएम कार्यालयों के माध्यम से हम पुलिस के साथ समन्वय करके दिल्ली की कानून व्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन करने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बेटियों के लिए आप मैं क्या कह वही- रहे हैं? वही- बेटियों की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, मेट्रो में, स्टेशंस पर बहुत ज्यादा। मैं वही आपको बताने वाला हूँ। हमने दिल्ली के डार्क स्पॉट्स की परिभाषा बदल दी है। शायद दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जिसने ये डार्क स्पॉट्स की परिभाषा बदली है। डार्क स्पॉट का मतलब ये नहीं है कि इधर खंबे पर लाइट नहीं है। डार्क स्पॉट का मतलब आज के इस युग में वो भी है जहां 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट तक उस रोड पे चलते समय सिग्नल्स ही मोबाइल के चले जाते हैं। डार्क स्पॉट वो भी है जहां सिग्नल नहीं है, अंधेरा है और वहां से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर तक कोई पुलिस का व्हीकल ही नहीं है, वहां पुलिस की गश्त ही नहीं होती है, पुलिस की पेट्रोलिंग ही नहीं होती है। तो सबसे पहले हमने एक काम किया है कि हमने दिल्ली की डार्क स्पॉट्स की परिभाषा को बदला है। नाउ द डार्क स्पॉट्स विल बी द प्लेसेस वेयर यू डोंट हैव प्रॉपर लाइटिंग, वेयर यू डोंट हैव प्रॉपर सिग्नल्स ऑन योर फोन एंड फ्रॉम वेयर you don't find a police beat box or a police petrol van at nearby कितने हैं place। ये dark तो spots ये दिल्ली तीनों में? चीजें मिलाकर उन डार्क स्पॉट्स को चिन्हित करके सुधारने का काम अभी हाल ही में हमने मुख्यमंत्री ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और दिल्ली के विभिन्न विभागों और यहाँ तक मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ भी बातचीत करके इनको आइडेंटिफाई करके इसको सुदृढ़ करने का काम हमने आपने अब किया है इतना होमवर्क, तो ये डार्क स्पॉट्स आपको कितनी, क्या बहुत बड़ी संख्या है या? देखिए ये डाटा डायनामिक है क्योंकि एक लाइट आज ठीक है, कल खराब हो सकती है, ये हमेशा बदलता रहता है। अच्छा। दिल्ली में ये लाइट्स की स्थिति हमें कहीं किसी भी जगह बदलती रहेगी और हम जितने विविध मौसमों वाले देश हैं, तेज आंधी आती है तो भी बहुत चीजों में फर्क पड़ जाता है, बारिश बेमौसम आ जाती है, तो ये डायनामिक डाटा है। मगर लास्ट हमारी मीटिंग जो थी उसमें कोई दिल्ली भर में हमें 1800-1900 के करीब थे, मगर ये डायनामिक डाटा आज हो सकता है ये ज्यादा हो या बस में बिल्कुल ही एक कम हो। आखिरी सवाल, समय क्योंकि अब मुझे कहा जा रहा है मेरा, आपने एक बयान दिया कि साहब हम बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को क्लासरूम में आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये तो सिर्फ क्लासरूम में क्यों, आपको तो पूरी दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को आइडेंटिफाई करना है, उनको यहाँ से निकाल भगाना है, आपने वादा करा है दिल्ली की जनता से ये? नहीं, क्लासरूम्स में भी आइडेंटिफाई करने की बात इसलिए आई थी कि कोई एक मिसकंसेप्शन फैलाने का काम था। हमने इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि देश में, दिल्ली में कोई भी इन्फिल्ट्रेटर किसी भी तरीके का नहीं रहने देंगे, नंबर 1। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के ऊपर। मगर इन्फिल्ट्रेटर से पहले एक बार को कोई एक इन्फिल्ट्रेटर हमसे नजर से चूक गया तो मैं अपने पुलिस के साथियों को या हमारे डीएम कार्यालय को माफ कर सकते हैं, मगर इन इन्फिल्ट्रेटर्स को जो आधार कार्ड बनाने का रास्ता देते हैं, जो इनके लिए राशन कार्ड बनाने का, मकान किराए पे लेने का, इनको मोबाइल चिप लेने के लिए जो ओवरग्राउंड सपोर्ट देते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ऐसे किसी एक भी आदमी को हम नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए हमें चाहे कितनी ही दूर चलना पड़े, उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दिस अमाउंट्स टू देशद्रोह। बिल्कुल। आप इन्फिल्ट्रेटर को ये सब साधन उपलब्ध कराते हैं, ये देशद्रोह के समान है जी। देश में आने मतलब वाले अब मददगारों पर एक्शन होगा? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल करेंगे, उनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और इन्फिल्ट्रेटर्स के चिन्हित करने का काम है। हमने अब भी अपील की है, पाकिस्तानी नेशनल्स को 29 तारीख तक देश छोड़ने का निर्देश हुआ है। हमारी इतनी बड़ी दिल्ली में, इतनी फैलती हुई दिल्ली में, हो सकता है कहीं हमारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन में थोड़ी बहुत कमी पड़ती हो। हम जनता के सहभागिता से, हमने जनता से अपील की है उनको चिन्हित करने में हमारी मदद करे, ताकि हम उनको पहचान करके उनको वापस उनके देश भेज सकें। ज़ी न्यूज़।